हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। कल हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये जाना था कि अगर हम प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्सपेंडिचर मिल जाता है। अगर हम प्राइस में उसकी सेल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल रेवेन्यू या फिर आप कह लीजिए इनकम हमें टोटल मिल जाती है। अब हमें यहाँ कुछ सिमिलर चीजें नजर आई थी कि हमारा एक्सपेंडिचर अगर नो चेंज है, प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन घटेगी। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले पीछे का कुछ थोड़ा सा रिवाइज कराना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर एक अगली क्लास पिछली से कहीं ना कहीं लिंक है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उनको लेकर, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक रिकैप कर दिया हमने पिछली क्लासेस की चीजों का, कि हमने ये समझा था कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके प्राइस में हमने उसके प्राइस में उसके कंजम्पशन यानी खपत यानी कि उसकी क्वांटिटी, खपत यानी क्वांटिटी यानी कि मात्रा, अगर हमने किसी वस्तु के प्राइस में उसकी मात्रा से, क्वांटिटी से या खपत से, तीनों का मतलब सिमिलर ही है, सेम ही है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल खर्च कितना हुआ, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। अब हमने कुछ सवालों को सोल्व किया था। पिछली क्लास में जो हमने सवाल सोल्व किए थे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट है। आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा लीजिए, आपको हर एग्जाम में मिलेगा, हर एक एग्जाम में, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चंस पूछे हैं। और एसएससी नहीं, कितने भी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा करके देखोगे, आपको इस कंसेप्ट से हर एक सेट में एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रखा जरूर मिलेगा। हमने उनको अच्छे से समझा था। अब उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आज की क्लास में। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर है उसी कंसेप्ट के जो हमने पहले पढ़ा था। अब उसके लिए हम चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते कि कैसे हमने चीजों को पढ़ा था। हमने ये जाना था कल कि मान लीजिए अगर दो चीजें हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू सी। इस A को मान लीजिए अभी प्राइस है ये किसी वस्तु का, इस B को मान लीजिए क्या है, कंजम्पशन है ये, और इस C को मान लिए एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम A इंटू बी इज इक्वल टू सी, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर सिमिलर है, अगर कांस्टेंट है, तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरा उतना ही रेशियो में घटेगी जितना रेशियो में वो बढ़ी है, और अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। कितने रेशियो में, कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में ये घटी है उसके उल्टे रेशियो में। इतना मैंने समझ लिया था, इतना मैंने समझ लिया था। आप सब कहोगे कि सर हमने इतना समझ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो कि आपको दो चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरी चीज के इक्वल मिले, जैसे कि प्राइस एक है, कंजम्पशन एक चीज है, इन दोनों का हमने किया प्रोडक्ट, और वो इक्वल टू हुआ किसके, बराबर हुआ किसके, हमारे खर्च के, यानी मूल्य और खपत का प्रोडक्ट, उनका गुणनफल बराबर हुआ किसके, हमारे खर्च के। अब अगर हमारा ये खर्च एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके उल्टे रेशियो में घटेगा, अगर एक घटेगा तो हमारा दूसरा उसके उल्टे रेशियो में बढ़ेगा। ठीक। अब मैंने इसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, पहला कि आपको ऊपर नीचे यहां एक वैल्यू लिखनी है, यहां एक वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करके यहां एक वैल्यू लिखनी है, यहां एक वैल्यू लिखनी है, और यहां
जो भी हुआ है अगर सिमिलर रहे तो सिमिलर रहने देना, और अगर चेंज हुए हैं तो चेंज रहने देना। ऐसे ही तो बताया था कि प्राइस पहले क्या था अब क्या है, कंजम्पशन पहले क्या थी अब क्या है, और जो ये हमारा एक्सपेंडिचर था पहले क्या था और अब क्या है। जब ये चेंज नहीं होगा तो नीचे भी 100 ऊपर भी 100, अगर चेंज हो जाएगा तो वो भी लिख देंगे कि पहले 100 था अब बढ़कर इतना हो गया। तो एक तो मैंने आपको ये मेथड बताया था सवालों को सोल्व करने का, जब इस तरीके से लिखे हो ए बी और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा, तो पहली चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी। इतना समझ आया था। अभी चीजें हो सकता थोड़ी सी कठिन हो, लेकिन अब हम इन चीजों को लिंक करेंगे। अब जैसा कि हमने इतना तो समझ लिया, अब आइए हम समझते हैं कुछ और। अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक है आपका हो जा ड्रॉ, सॉरी थोड़ा ये बोर्ड मेरे लिए नया है तो इसको ड्रॉ करता हूं मैं, तो गलत ड्रॉ हो गया नहीं, चलो हम ऐसे ही बना लेते। जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल को देखा होगा, इसको देखो ये तो अभी से दोबारा बन गया। देखिए आपने किसको देखा होगा, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपने देखिए, रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। तो कुछ रेक्टेंगल इस तरह से होती है और आपने इसको मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। तो जो हमारी रेक्टेंगल होती है उसकी कुछ लंबाई होती है, यानी ये लेंथ है इसकी, उसकी कुछ चौड़ाई होती है यानी ब्रेथ होती है, जिसे हम अब बी से डिनोट करेंगे। इतना समझ आया, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इतना समझ आया। अब अगर हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे ब्रेथ से तो हमें एरिया मिल जाता है। जैसा कि आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल। इतना आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैंने अभी आपको ये बता दिया है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, किसका, आयत का, रेक्टेंगल का। इतना समझ आया। अब अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी चीज के बराबर है। देखो यहाँ दो चीजें हैं, प्राइस कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो ये कहीं ना कहीं आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं या नहीं। तो क्या वो सारे कंसेप्ट जो हम अभी यूज करते हुए आए हैं इसका मतलब वो यहां भी एप्लीकेबल होंगे, इसका मतलब वो सारे कंसेप्ट यहां भी लगेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उन कंसेप्ट को इन सवालों से लिंक करने की, और ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट सवालों में से आते हैं एग्जामिनर के। सवाल पढ़िए, पहला क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई को 33.33% से बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में 33.33% भी आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको ये लिखा है। आपको या तो 33 सही 1/3% देगा या फिर 33.33% देगा, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो एक सवाल है हमारा, पहला ही सवाल है, वो क्या है कि एक आयत की लंबाई को 33 सही 1/3% से या फिर 33.33% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 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 ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है, लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका क्षेत्रफल अभी भी वही है जो पहले था। तो बताओ उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है क्या, हमें पता है लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एरिया। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमारा किसके बराबर,
क्षेत्रफल के बराबर। इतना समझ आया। अब अगर हम गौर से देखें तो हम इसको कंपेयर करें, अगर लिंक करें प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस बढ़ा था, प्राइस यहां था एल की जगह पर, कंजम्पशन बी की जगह पर और एरिया एक्सपेंडिचर की जगह पर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तो एक जिस रेशियो में बढ़ा दूसरा उसी रेशियो में घटा। समझ आया या नहीं आया? तो अब यहां क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्षेत्रफल हमारा आज भी वही है जो पहले था, इसका मतलब लेंथ जिस रेशियो में बढ़ी है ब्रेथ उसके उल्टे रेशियो में घटी है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो हम बनाएंगे, अगर हमारी लेंथ क्या हुई है, बढ़ी है, तो जो लेंथ है हमारी वो 33 सही 1/3% से इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। इतनी बात है। अब हम इस 33 को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या बताया था कि पहले इसको, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। उसके बाद हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी काट छाट करने के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। अब मैंने आपसे कहा था पहली क्लास में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, अब मैं आपसे बता रहा हूं और डेमो क्लास में भी कहा था, ठीक। अब मैं आपसे बता रहा हूं इस क्लास में भी कि फ्रैक्शन जो होती है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो टोटल को बताता है कि टोटल एक्चुअल में कितनी है वैल्यू, टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ऊपर बात करते हैं हम कि हम कितने की बात कर रहे हैं। तो हम टोटल, अगर हमारी लेंथ अगर हमारी 3 थी पहले, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का। तो अब वो बढ़कर कितनी हो गई है बेटा, अब वो बढ़कर 1 बढ़कर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। हमें पता है एरिया कांस्टेंट है, एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब एरिया पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं तो लेंथ अगर बढ़ी है तो ब्रेथ 100% कम हुई होगी। कितनी कम हुई होगी, इसके उल्टे रेशियो में कम हुई होगी। तो जो ये ब्रेथ है इसकी, हम इसको 4:3 कर देंगे। इतना समझ आया? अब ये हुआ कितना, -1। अब टोटल कितनी थी पहले ब्रेथ, तो जो टोटल होता है फ्रैक्शन में कहां लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। टोटल जो होता है वो कहां लिखा जाता है, नीचे। तो पहले कितनी थी, 4। टोटल कितनी थी, 4। कितनी कम हुई है, 4 में से। तो जितने में से हम बात करते हैं जिसकी, उसको हम लिखते हैं ऊपर, ये लिख दिया। यानी इतनी कम हुई है, -1/4। लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई। और ये 100 से मल्टीप्लाई होते ही 25% लेस, यानी हमारी जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कम हुई है कितने परसेंट से, 25% से। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इतना समझ आया? उम्मीद करता हूं आप चीजों को यहां तक समझ गए होंगे। देखिए, पुरानी चीजों को अगर हम लिंक करते हुए चलेंगे ना तो हमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। बस आपको लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या, एरिया, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इतना याद रखना है। आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम बात कर रहे हैं दो चीजों के प्रोडक्ट की। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम दो चीजों के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारा कौन से कंसेप्ट लगेंगे, सारे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। वही कंसेप्ट लगेंगे। जहां दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी की बराबर आए, जहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे की बराबर आ जाए अगर गलती से भी, तो हम चुपके से, कैसे, चुपके से बिना किसी को बताए प्राइस इनटू कंजम्पशन वाले कंसेप्ट ही वहां यूज करेंगे। इतना समझ आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें यहां तक आपको
क्लियर होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है और उसकी जो चौड़ाई है उसको कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल। यहां तक आपको क्लियर है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक, अब यहां दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे की बराबर है, इसका मतलब प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। यहां इससे हम लिंक कर लेंगे, दो का प्रोडक्ट तीसरे की बराबर, इसका मतलब यहां पर वही कंसेप्ट लगेंगे जो हम वहां लगा रहे थे। इसका मतलब हमें लंबाई को लंबाई की जगह, चौड़ाई को चौड़ाई की जगह, जो क्षेत्रफल में पूछा वो हम निकालेंगे। तो हम पहला तरीका क्या यूज करेंगे, जो ऊपर नीचे वाला होता। हम नीचे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, पहले वाली। कौन सी वाली, पहले वाली। तो नीचे हम कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे, पहले वाली। तो लंबाई 30% से बढ़ गई है, तो अगर पहले 100 थी तो अब 30% से बढ़ी है तो 130 हो गई। इतना समझ आया। अगर हमारी चौड़ाई 20% से कम हुई है, तो पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हुई है, 80 हो गई है। इतना समझ आया। अब हमें बताना है कि हमारे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो क्षेत्रफल है वो पहले 100 था, अब नहीं पता वो हमें कितना है, मान लीजिए अब है वो x। इतना समझ आया। अब हम काट छाट करना शुरू करेंगे, आप अपने तरीके से इसको काटिए। मैंने एक सवाल एक लाइन में इसका सॉल्यूशन लिख दिया। अब आप जितनी जल्दी इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ही ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये जीरो से ये 100 से 100 खत्म, इन दो जीरो से ये जीरो खत्म। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आएगा, 8 ढाई 80, 8 तिया 24, कितना आया 104। कितना आएगा 104। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 104। यानी पहले जो चीज कभी 100 हुआ करती थी, अब वो चीज 104 हुई है। 4 की वृद्धि हुई है कितने पर, 100 पर। फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा 4% का इंक्रीमेंट। ये हो गया आंसर। लेकिन अब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, 100 पे कोई वैल्यू एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज होती है, यानी 100 से 104 हुई है तो हमें देख गया आंसर की 4 बढ़ी है, इसका मतलब 4% ही बढ़ी है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको क्लियर होगा। इस सवाल को रेशियो वाले मेथड से आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट कहीं दिखे, यानी कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, इसका मतलब कि एक हमारे साइड पर दो चीजों का गुणनफल है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, दूसरी साइड पर उसका रिजल्ट है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के स्ट्रक्चर में हमेशा ही आपको ये वाले मेथड को यूज करना है, और दूसरा मेथड मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था। तो आप सिंपली ध्यान रखने के लिए A इंटू बी इज इक्वल टू सी, इससे याद रख लेना। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस सेल इनकम आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा। तो आप इससे रिलेट कर लेना कि ए की जगह और बी की जगह चीजें दो कोई भी आ सकती हैं जो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती हैं, और तीसरा उसका प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब हम वहां पे इन मेथड्स को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि हमारे पास तीन चीजें हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो इनमें से कोई दो देगा, तीसरी पूछ लेगा आपसे। आप देखिए, ये होता कि आप चीजों को ना अपने फिंगरप्रिंट, फिंगर टिप्स पे कहते हैं ना कि उंगलियों पे है मेरी सारी चीजें, तो परसेंटेज के हर एक कंसेप्ट आपकी उंगलियों पे होगा।
अगर आप पढ़ोगे तो देखिए लोग क्या होता है ना, 10 बार 10 जगह से 10-10 तरीके से कोर्स कंप्लीट करते, लेकिन वो एक ही बार एक ही जगह पर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आप अगर अब का जमाना ये है, अब फिलहाल पता क्या चल रहा, रिसोर्सेज ज्यादा है लोगों पर, फीसेस कम है पेड कोर्सेज की, तो लोग कोई भी बैच खरीद लेते, 20 दिन 30 दिन महीना भर पढ़ा, मर्जी करा तो किसी दूसरे टीचर पर शिफ्ट हो गए, फिर 2 महीने किसी और से पढ़ा, फिर 3 महीने किसी और से पढ़ा। तो वो चीजों को, एक ही चीजों को 10-10 बार पढ़ लेंगे, वो कंप्लीट नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस कंप्लीट जरूर करना होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोशिश कीजिए कि आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करके सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देगी। तो एक बार ठीक से धीरे से जैसे भी आपको कोर्स कंप्लीट करना है करिए। आप ज्यादा ना भेड़ चाल में मत चलिएगा। मैं आपसे क्या ही कह सकता हूं, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूंगा, देखिए अभी छोटा सा आदमी हूं तो कुछ कहने लायक औकात भी नहीं है मेरी जो मैं आपको कुछ कहूं। आप ये वीडियो देख रहे हो यही काफी है, क्योंकि ना एक इंसान की फेस वैल्यू उसकी बात की ना वजन बढ़ाती है। अगर यही बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ या यही कंटेंट अगर कोई एक फेस वैल्यू वाला टीचर आपको पढ़ाता ना, तो आप उसकी बात भी मानते और सारी चीजों को फॉलो भी करते। तो इसीलिए मैं चीजें अब आपको कम समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं छोटा मोटा सा ही, तो बस आप ना चीजों को समझिए कि आपको इत्मीनान के साथ पढ़ना है, और मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। देखिए स्टोरी जो होती हैं वो कंसेप्ट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट होता है कब? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है इमरजेंसी में, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तब हमें चीजें रिकॉल होती हैं सबकॉन्शियस माइंड वाली। तो अगर चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगी तो आप चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए तो ये होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ते हो, दूसरा भूल जाते हो, दूसरा पढ़ते हो, तीसरा भूल जाते हो। इस तरीके से चलता रहता है कि आपने 4 चैप्टर पढ़े, 4 के 4 भूल गए, 5वां याद है। क्यों? क्योंकि आपने सवाल बस पढ़े, सोल्व करे, पढ़े, सोल्व करे। सॉल्यूशन नहीं बेटा, कंसेप्ट काम आते हैं। आप सॉल्यूशन को अपने तरीके से कुछ भी लिखिए। जो कोई एग्जाम निकाल चुका बच्चा होता है ना, जो अच्छे होते हैं किसी भी मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में या कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट में, आप उनके कैलकुलेशन का तरीका देखना, आप ऐसे इधर उधर उल्टी सीधी चीजों से काटेंगे, इतना जल्दी काटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए ये चीजें अपने आप शॉर्ट हो जाती हैं, ज्यादा चीजों के चक्कर में मत नहीं स्ट्रक्चर, आप सिर्फ कंसेप्ट के पीछे भागिए, सॉल्यूशन अपने आप खुद आपके पीछे आएंगे। आप चीजों को एक को दूसरे से लिंक कीजिए, आपको रिवाइज करने की जरूरत खुद ही कम हो जाएगी। तो अभी मैंने ये बताया कि 2 चीजों का प्रोडक्ट तीसरे की बराबर हो, समझ लेना, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर में जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट वही लगने वाला है, जिसको हम A इंटू बी इज इक्वल टू सी भी बोल सकते, A गुणा बी बराबर सी भी बोल सकते हैं। फिर हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया पढ़ा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इतना पढ़ लिया हमने। अब हमने जो पढ़ना है वो ये बात सीखनी है कि इन तीनों में से यहाँ कितने कंपोनेंट हैं, यहाँ कितनी चीजें शामिल हैं। तो बेटा यहाँ शामिल हैं 3 चीजें। पहली कौन सी है? यहाँ लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। प्राइस में भी कितनी चीजें थी? प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू वाले में, इनकम वाले में प्राइस, सेल यानी मूल्य, और बिक्री और आय, ठीक, या फिर मूल्य, खपत और खर्च, और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो ये 3 कंपोनेंट में से कोई भी आपको 2 देगा, 2 की परसेंटेज चेंज देगा। परसेंटेज चेंज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बेसिक क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में, कि परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू बढ़ी होगी
या फिर घटी होगी। तो आपको इन तीन में से दो देगा और दो के बारे में बताएगा कि वो या बढ़ रही हैं या घट रही हैं, और तीसरी आपको पता करनी पड़ेगी। इससे पिछले सवाल में आप कहोगे सर इसमें तो, इससे पिछले में तो एक दी थी। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तो एक ही दी है। तो मैं कहूंगा गौर से देखो कि जो आयत की लंबाई है वो 33 सही 1/3% से बड़ी है, और क्षेत्रफल सेम है मतलब 0% चेंज, यानी इनडायरेक्टली उनने हमें किसके बारे में भी बता दिया, क्षेत्रफल के बारे में भी बता दिया। तो यहां कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई, दो। अब हम तीसरी अपने आप निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यह याद रखना है कि दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे की बराबर, तो इन तीनों में से दो का परसेंटेज चेंज देकर तीसरा पूछ लेगा। अब हमें तीसरा निकालने के लिए दो मेथड याद रखने हैं। पहला मेथड है ऊपर और नीचे। नीचे लिखेंगे पुरानी वाली वैल्यू, ऊपर लिखेंगे नई वाली वैल्यू। दूसरा तरीका मैंने बताया था मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 था रेशियो मेथड। ये हम रेशियो से कैसे सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं अब चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी। देखिए अभी क्लियर नहीं होंगी ना, आगे चलने के बाद धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी खुद ब खुद। ठीक, अब जो हमारी आयत की चौड़ाई है उसको कितने परसेंट से बढ़ाया गया है। देखिए लेंथ का हमें नहीं पता, लेंथ हमारी 100 थी और हमारी अब कितनी है हमें वो नहीं पता। हमें किसके बारे में पता है, हमें पता है उसकी चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई बेटा यहाँ पर कितनी बड़ी है, तो वो बड़ी है 50% से, यानी पहले 100 थी अब 150 हो गई। इतना समझ आया। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी 20% से बढ़ गया। पहले कितना था, पहले 100 था अब 120 है। इतना समझ आया। अब आप काट छाट करना शुरू कीजिए। इस 100 से ये 100 खत्म, इससे ये 3 बार गया, इससे ये 2 बार गया, और 3 चौके 12, और ये हुआ x बराबर 80। यानी जो चीज पहले कोई 100 थी अब वो 80 हो गई। और मैंने ये बताया कि 100 में कोई चेन एब्सोल्यूट होता है, तो ये आ गया मेरा 20% का डिक्रीज, यानी लेंथ में क्या हुआ है 20% की कमी हुई है। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई। देखिए इससे छोटे तरीके आप किसी भी चक्कर में पढ़ती रहिएगा, आप अपनी कैलकुलेशन पे काम कीजिए। आप मल्टीपल याद कीजिए, फैक्टर्स याद कीजिए, टेबल्स याद कीजिए, वो आपको इम्प्रूवमेंट देंगे आपकी कैलकुलेशन में। आप परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करना सीखिए जल्दी से जल्दी। आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में जल्दी से लिख पा रहे हो या नहीं। देखिए मैं चाहूं तो यहाँ पर इतनी सारी बोर्ड पर आपको लिखा दूं 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50% लिखवा सकता हूं मैं। उसमें भी 2 4 5 10 मिनट या एक क्लास भी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना सिखाना, मैं आपको एक वे बता सकता हूं कैलकुलेशन करने का, वो मैंने बता दिया कि एक ही रास्ता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का। एक में जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई, अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। अब ये एक वे है, सिर्फ यही रास्ता है साहब, यही रास्ता आपको मदद करेगा। अब इस रास्ते पे आपको कैसे जाना है, आपको पैदल जाना है, सो के जाना है, उड़ के जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अब आप पे डिपेंड करती है। योर कैलकुलेशन स्पीड इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। टीचर्स अगर आपको यहाँ सिखाएगा वो अपना काम करके चला जाएगा, तो आपको खुद से चीजों को सीखना है। सिंपल सा वे, एक में 100 से मल्टीप्लाई, एक में 100 से डिवाइड। अब अपने आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको यहां तक सारी समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि एक आयत है जो उसकी चौड़ाई है
उसको 12.5% से बढ़ा दिया जाता है और उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर आपने रेशियो मेथड तो बताया था कि जब लगाना है, जब चेंज जो वैल्यू हो परसेंटेज की, वो वैल्यूज इंटीजर में हो, इंटीजर मतलब पूरी पूरी हो, 10%, 20%, 30%, 40%, कुछ इस तरीके वाली। लेकिन क्या हम फ्रैक्शन वाली में ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, नीचे ऊपर वाला? मैं कहूंगा लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, और यही तरीका सबसे अच्छा है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, हमें पता है कि 12.5% का मतलब होता है, अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है 1/8। इतना समझ आया? तो जो 12.5% इज इक्वल टू होता है 1/8। अब ये कहेंगे कैसे, देखिए मैं 12.5 को कई बार आपको चेंज करना सिखा चुका हूं, तो इसीलिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो अब यहां हमें पता है कि फ्रैक्शन देखते ही मैंने आपको क्या बताया था, क्या समझना है कि फ्रैक्शन मतलब नीचे जो लिखा है वो टोटल को बता रहा है, कि अगर चौड़ाई पहले टोटल 8 थी तो 1 बढ़ी है। तो अब लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एरिया, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें पता है कि जो उसकी लेंथ है वो क्या हुई, हमें नहीं पता कि लेंथ पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी हो गई, x है। ठीक, मान लो अब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई पहले 8 थी, अब 1 बड़ी है, कितनी हो गई है, 9 हो गई है। इतना समझ आया? क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया, 50 बढ़कर 150। इतना समझ आया? अब सिंपली आपको काट छांट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। x जितना 100 से कम आए उतना ही हमारा आंसर, x 100 से जितना ज्यादा आए वो ही हमारा आंसर। इतना समझ आया? अब हम इसको काटेंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स जाएगा और ये इससे कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। x बराबर 400 बटे में 3%। अब आप इसको खुद से चेंज करने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितना आएगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का क्या है, तो दूसरा तरीका आपका है रेशियो मेथड। क्या है, अब देखिए मैं रेशियो मेथड से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए जब हम इसे रेशियो मेथड से बनाएंगे तो हमें पता है जो रेशियो मेथड है वो क्या होता है, लेंथ अगर यहाँ है और ब्रेथ अगर यहाँ है तो इन दोनों के रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया का रेशियो मिलेगा। यही तो मैं बता रहा था कि प्राइस का रेशियो यहाँ लिखते थे और किसका, कंजम्पशन का नीचे, और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या मिल जाता था, एरिया का रेशियो। इतना समझ आया? अब हमें एक बेसिक सी बात पता है कि जो ये लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ये हमारा क्षेत्रफल के बराबर आती है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगी क्षेत्रफल के। अब अगर हमें चौड़ाई चाहिए हो तो हम क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे लंबाई से, और अगर हमें लंबाई गुणा चौड़ाई दिया होता है, इतना हमें पता है, और हमें क्षेत्रफल भी दिया है कि इनका प्रोडक्ट क्षेत्रफल आता है, तो अगर हमें चौड़ाई पता करनी हो तो हम क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे किससे, लंबाई से। अब यही समझना है आपको रेशियो मेथड के लिए कि अगर हमें क्षेत्रफल में इसमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो हमें चाहिए उसको छोड़कर। अगर हमें लंबाई चाहिए तो हम चौड़ाई से क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे, अगर हमें चौड़ाई चाहिए तो हम लंबाई से क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि लेंथ का रेशियो जो भी है, हमें यहाँ नहीं पता कि लेंथ का रेशियो क्या है, क्योंकि हमसे यहाँ लेंथ का ही रेशियो पूछा है, यानी लंबाई का रेशियो पूछा है। लेकिन चौड़ाई का हमें पता है, चौड़ाई +1/8 हुई है, तो कोई चीज पहले 8 थी और अब बढ़ करके कितनी हो गई है साहब, वो हो गई है 9। इतना समझ आया? अब वो चीज जो 9 हो गई है, अब हमारे क्षेत्रफल का रेशियो हमें पता है, तो क्षेत्रफल का रेशियो प्लस कितना हुआ है, 50% प्लस हुआ है, तो एरिया जो है हमारा वो +50% हुआ है।
इसका मतलब 50% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से करेंगे डिवाइड और ये आ जाएगा 1/2। अब फ्रैक्शन नीचे टोटल, ऊपर कितने की हम बात कर रहे हैं, तो नीचे टोटल है 2। अब हम यहाँ 2 की बात करेंगे। टोटल एरिया अगर पहले 2 था, 1 बड़ा है यानी कितना हुआ है, 3 हुआ है। अब हमें जिसका रेशियो चाहिए उसका रेशियो पाने के लिए जो 2 उन प्रोडक्ट में से दिया है उसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे, जो तीसरा वाला होता है उनका रिजल्ट प्रोडक्ट का उसमें। यानी हम क्षेत्रफल के रेशियो में अगर हम चौड़ाई के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी। इतना समझ आया? तो अब हम लेंथ का रेशियो निकालने के लिए क्षेत्रफल में 2/2:3 को हम कर देंगे किससे, 8 और 9 से। अब काट छांट शुरू कीजिए, तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1/4, ये 1/3। अब हमें पता है ये 3 इधर चला जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ का रेशियो जो भी आया वो क्या आया, तो यह लेंथ का रेशियो आया कितना, 3:4। जो पहले कभी 3 थी लेंथ, 1 बढ़ गई है, तो कितने पर बढ़ी है, 3 पर बढ़ी है। कितनी बड़ी है, 1 बढ़ी है, और यही हमारा आंसर है। लेकिन ये किस में है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज में चेंज। अब आप 100/3% आंसर है। इतना इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, लंबाई में। इतना समझ आया? उम्मीद करता हूं यहां तक, अब तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है वर्ग पे आधारित। अब देखिए इसको रिलेट कीजिए वर्ग। आपने वर्ग सुना होगा, वर्ग यानी कि आपने सुना होगा स्क्वायर के बारे में। कैसा होता है स्क्वायर, कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। या अब आप देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, 2 चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलो बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस गुणा कंजम्पशन, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। क्या दोनों में लिंक दिख रहा है, एक तरफ 2 चीजों का गुणनफल है और दूसरी तरफ उनके गुणनफल का रिजल्ट लिखा है। अब क्या यहां पर भी वही सारे कंसेप्ट लगेंगे, अब जब लगेंगे तो लगाओ फिर जल्दी से। अब देखिए कितनी तेजी से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाती है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमें पता है कि उसका होता है भुजा क्षेत्रफल, स्क्वायर का होता है भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। हमें पता है कि पहले 100 थी अब 110 हो गई, पहले 100 थी अब 110 हो गई। क्षेत्रफल हमें पता नहीं, पहले 100 था अब पता नहीं कितना है, अब पता नहीं कितना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको x लिख देंगे। इतना समझ आया? अब देखिए कैलकुलेशन करिए फास्ट थोड़ी सी। अब इस 100 से ये 100 खत्म, इन 0 से ये 2 0 खत्म, 11 11 की मल्टीप्लाई करा 121 = x। तो जो x की वैल्यू आई वो 21 ज्यादा है पहले से, और 100 पे जितनी वैल्यू कोई ज्यादा होती है या कम होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो यहाँ इंक्रीमेंट कितना आया है, यहाँ इंक्रीमेंट आया है 21% का, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए हो। देखिए बस लिंक करने की जरूरत है। आपको हर एक सवाल ऐसा लगेगा कि हाँ वो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ रखा है। अब आप स्टोरी के थ्रू लिंक करें या कैसे भी लिंक करें, बट जरूर कीजिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाती है। इसकी भुजा पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। हमें पता है साइड इंटू साइड होता है क्या हमारा एरिया। जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो एरिया होगा साइड स्क्वायर, या हम जिसे साइड इंटू साइड भी लिख देते हैं अपनी समझ के लिए। यहां साइड मतलब भुजा गुणा भुजा, ठीक। अब यहां हमने पता कर लिया कि पहले 100 थी, अब पता नहीं x हो गई। यहां भी पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी हो गई, मान लीजिए अब x हो गई। लेकिन हमें एरिया का पता है। जब हमें एरिया का पता है कि साहब एरिया पहले 100 था, अब 44 बढ़ गया, यानी कि 144 हो गया। 100 पे कोई चैन एब्सोल्यूट होता है। अब हम इससे ये काट देंगे। इतना समझ आया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन में ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नीचे वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा एक्स का। यानी जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पता होगी। अगर नहीं पता थी तो आगे से याद रखना कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है दोनों की। यहाँ x और x दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों की पावर जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसकी कुछ पावर हमें दिखाई ना दे मतलब समझ लो उसकी 1 है। यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, दोनों सेम है तो पावर ऐड हो गई, 1 + 1 2 हो गई, यानी एक्स स्क्वायर। नीचे अगर हम देखें तो ये 100 है और ये इधर 144। अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर देखें तो ये हो गया 144 गुणा 100। अब यहां से ये स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगा दो, तो यहां हमें x मिला कितना। तो अगर हम इसको देखें तो ये 12 इंटू 12 है और ये 110 इंटू 10 है। और जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमें पता है सिमिलर नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई में जोड़ा बनाओ और स्क्वायर रूट हटाओ। तो यहाँ कितना आया 12, 2 बार है तो 12 एक बार बाहर आ जाएगा, 10 2 बार है तो 10 एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 10। तो ये आ गया 120। और 100 पे कोई वैल्यू चेन एब्सोल्यूट होती है। पहले जो चीज 100 थी, देखो यहां हमने 100 लिखा था, नीचे देखो अब वो बढ़कर 120 हो गई। कितनी बढ़ गई 20। कितने पर बढ़ गई 100 पर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 20। और अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये लो कट गया और 20% का इंक्रीमेंट आया और यही हमारा आंसर है। अब मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप एक बार वीडियो पॉज करें और दोबारा से इस सवाल को करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ इस सवाल में आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। ये वाला ये कैसे हुआ, आप जैसे भी समझो, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा तरीका अजीब लगा हो कि सर ये कैसे कर दिया, 2 बार सिमिलर नंबर का जोड़ा बनाओ और एक बार बाहर निकाल दो। ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है। अब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना। जब हम नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट निकालना पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आसानी से वहां जाके लिंक हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक अब तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो अब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में। देखिए अब सिमिलर चीजों को आपको ना थोड़ा सा, अभी देखिए ये चीजें थोड़ी सिमिलर है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा चीजों को सोल्व करने में। क्यों? क्योंकि चीजें तो सारी पड़ी हुई है, तरीके तो पड़े हुए हैं, बस हमें उनको अब रिलेट करना था, हमें उनको लिंक करना था पीछे वाले तरीकों से, जो तरीके हमने पहले सीखे थे। अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो जो हमारा सर्कल होता है, इस सर्कल में एक रेडियस होती है, रेडियस बोलते हैं त्रिज्या। अब इस सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। इतना समझ आया? तो जो पाई आर स्क्वायर है ये होता है क्या? हमारा एरिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये अगर पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्या?
क्षेत्रफल। अब किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई में है। ये बात नहीं समझ में आई? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9, अब ये 9 किसका स्क्वायर है? सबको पता है ये 3 का स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितने बार मल्टीप्लाई में है? 3 2 बार मल्टीप्लाई में है। तो जिस नंबर की जितनी पावर होती है वो उतनी ही बार मल्टीप्लाई में होता है। अगर मैं लिखूं 3 की पावर 3, तो इसका मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 3 बार, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं लिखूं 4 की पावर 5, तो इसका मतलब 4 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 5 बार, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर, अब त्रिज्या का स्क्वायर मतलब यहाँ त्रिज्या गुणा त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल। अब देखिए पाई कांस्टेंट रहता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी पाई को आप भूल जाओ, साइड हटा दो, क्योंकि ये दोनों जगह सिमिलर है, इसीलिए ये कैलकुलेशन में कट जाता है। तो जो चीज कांस्टेंट होगी हम उसको हटा देंगे। तो अगर हम देखें तो आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे लिख सकते हैं ना। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो लिखो। तो आर इंटू आर बराबर हो गया एरिया, और ये हो गया पाई इंटू आर। अब ये जो पाई है ये रहती है कांस्टेंट, ये हमेशा रहती है 7। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये पाई नीचे भी रहेगी ऊपर भी रहेगी, तो वो कैलकुलेशन में कट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको इग्नोर कर दो। हो सकता है अभी ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा, इसको मैं समझाऊंगा मेंसुरेशन में, जब हम मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको समझा दूंगा। अभी के लिए आपका कंफ्यूजन ना बढ़े, आप इसको साइड करें। आपको बस इतना याद रखना, आर इंटू आर एरिया हो जाएगा। इतना समझ आया? अब इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं सवाल में। अब देखिए सवाल क्या लिखा है, सवाल पढ़िए कि एक वृत्त की त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर हम देखें, हमने अभी पढ़ा था कि जो R इंटू आर है वही एरिया है, यानी त्रिज्या गुणा त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल। अब अगर हम इसे रिलेट करें पिछले वाले क्वेश्चन से, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये भी वैसे ही होगा? इसका मतलब जो चीज पहले 100 थी अब कितनी हो गई है? 125। जो पहले 100 थी अब कितनी हो गई है? 125। और हमें क्षेत्रफल पहले 100 था, अब पता नहीं कितना हो गया। और इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे बोलो बोलो, आएगा या नहीं? आएगा ना? तो अब मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताएं, इसका आंसर सोल्व करके क्या आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर आपको लिख के बताना है। मुझे भी तो पता चले कि आप खुद से कुछ कैलकुलेशन कर भी रहे हो या सिर्फ बैठ के वीडियो देख रहे हो बस, या आधी अधूरी वीडियो देख रहे हो, यहां तक पहुंच ही नहीं रहे। तो आप अपने पास से खुद से कैलकुलेशन करना और सवाल का आंसर कमेंट में जरूर लिखना। मुझे बेतहाशा खुशी होगी कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं और मेरे साथ चीजों को सीखने में इंगेज्ड है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाती है, इसकी त्रिज्या पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या होता है? पहले क्षेत्रफल लिख लो। तो वो होता है R इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया। अभी हम पाई को साइड में रख रहे हैं बेटा, पाई को ऐसा समझना कि सर इसका क्षेत्रफल तो पाई इंटू आर होता है, या पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं कह रहा हूं अभी उसको साइड रखो,
यहां हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना चेंज, तो बेटा वो ऊपर नीचे पाई सिमिलर रहता है, वो कट जाता है। वो बताऊंगा मैं आपको मेंसुरेशन में, क्योंकि वो चीज मेंसुरेशन की है। तो अभी आप कंफ्यूजन में ना हो, आप चीजें सीख रहे हैं ना, अभी स्टार्टिंग लेवल पे है ना हम अभी, तो ज्यादा चीजें मैं आपको एक साथ बता दूंगा, तो हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा, यार ये क्या बता दिया, है ना। तो अभी धीरे 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 चीजें जुड़ती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा। अब अगर हम देखें तो गौर से कि हमारे त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ा, तो त्रिज्या पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी है, मान लो x है। त्रिज्या पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी है, मान लो x है। लेकिन एरिया मुझे पता है, जो एरिया है वो पहले 100 था, अब 21 बढ़ा है तो हो गया 101। अब इसको काटो, ये हो गया ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले एक साथ, तो एक्स स्क्वायर बटे में 100 और ये 121 और एक्स स्क्वायर बराबर ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 121 और 100। अभी मैंने क्या कहा था कि ये स्क्वायर हटा के यहां हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। अब अगर हम देखें तो 121 11 का स्क्वायर है तो 11 बाहर आ जाएगा, 110 का स्क्वायर है तो 10 बाहर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दो के सिमिलर नंबर के जोड़े बनाओ, एक बाहर निकाल लो, जोड़ा बनाओ, एक बाहर निकाल लो, तो यहाँ x बराबर आ गया 110। यानी कि 10 बढ़ा है, पहले 100 था, अब 10 बढ़ गया 110 हो गया। यानी पहले 100 था, अब 110 है, मतलब कितने की वृद्धि है, तो वृद्धि है 10% की। यानी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, त्रिज्या हमारी 10% से बढ़ गई है। अरे यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। देखिए, लर्निंग हमेशा बेटा टू वेज होती है। टू वेज मतलब जितना मैं इंगेज्ड हूं ना आपको पढ़ाने में, मैं थ्रू आउट द लेक्चर आपको चीजें समझाने में लगा रहता हूं। 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होता या कुछ देर के लिए भी ऐसा नहीं होता कि मैं लेक्चर्स में ना बोलूं, लेक्चर्स को रोकूं या मैं रुकूं, नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि आप 1 मिनट के लिए भी आपका ध्यान कहीं और ना चला जाए। थ्रू आउट द क्लास आपका जो भी ध्यान है, जो फोकस है, वो मुझ पर बना रहे, सवालों पर बना रहे, जिससे कि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओ। और मैं आपको छोटी छोटी टुकड़ों में चीजों को धीरे धीरे लिंक कराता चले जा रहा हूं, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। तो आपको सारे कंसेप्ट एक साथ जब दिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे कब कौन सा लगाना है। वरना देखिए इतनी सारी भीड़ तो है ही, लिटरली बता रहा हूं, एग्जाम के लिए तैयारी इतने सारे बच्चे शुरू करते हैं। नो मैटर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, और आपका सिलेक्शन अगर मैथ की वजह से रुकता है, तो बेटा एक बार इसको पढ़ लो ना। देखिए, आपने इतना सारी चीजों में अपना समय इन्वेस्ट किया है, आपने अगर तैयारी शुरू की है, तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद है नौकरी की, कि हाँ मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर आपको वो उम्मीद है बेटा, तो फिर आप उस उम्मीद के दिए के सहारे एक एक स्टेप आगे बढ़ो। एक कहानी के थ्रू समझाता हूं मैं कि बेटा क्या होता है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक लालटेन जो होता है ना, लालटेन आज के जमाने में ऐसा मान लो फोन की टॉर्च, तो उस समय में पहले लालटेन हुआ करते थे। तो जो लालटेन था उससे क्या होता था कि जहां वो खड़ा था केवल उतना ही दिखाई देता था। जैसे मान लीजिए आप सुबह के समय में रनिंग वगैरह करने जाते हो या कहीं भी जाते हो, या रात के समय में कहीं बाहर निकलते हो और अंधेरा है बाहर, लेकिन आपने फोन की टॉर्च जब जलाई तो आपको आसपास का कुछ ही एरिया चमकता है। लेकिन आप ये चाहो कि बस मुझे आगे तक का, सामने तक का दिख जाए, बिल्कुल 1 किलोमीटर तक का पार, मुझे 200 किलोमीटर तक का दिख जाए, कैसे बेटा। लेकिन आप उस लाइट के सहारे अगर उसे हाथ में पकड़े लेके चलो ना, तो आप उससे कितनी भी दूरी तय कर सकते हो। हो सकता आगे 100 कदम पे क्या था तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था,
लेकिन आप जैसे उस टॉर्च को लेकर के आगे बढ़े, आपको दिख गया खड्डा है वहां पर, आप साइड होके बच के निकल गए। तो बेटा यही होती है एक छोटी सी उम्मीद। अगर आपके दिल में वो छोटी सी उम्मीद है तो वो उम्मीद उसी लालटेन, उसी टॉर्च की तरह काम करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बात का देख लूं, आगे का देख लूं, 2 दिन का, 2 साल आगे का, 3 साल आगे का, या 2 दिन आगे। नहीं बेटा, आपको आगे पे तो ध्यान ही नहीं देना। आप अब कहाँ हो, बस धीरे 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 बढ़ते चले जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स को कम समझ पाते हैं, जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है। तो उन बच्चों को कम समझ में आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो एग्जाम में कैसे स्कोर कर पाऊंगा, मुझे तो अभी से ही समझ में ना आते, मेरे तो एक क्वेश्चन करने में ही पसीने आ जाते हैं, तो मैं 20 कैसे करूंगा, 25 कैसे करूंगा, या 50 कैसे करूंगा। तो बेटा आप बहुत आगे की देख रहे हो। अभी आप छोटे छोटे स्टेप तो तय करो। जैसे जैसे छोटी छोटी दूरी तय करते चले जाओगे, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, हर चीज आपको समझ में आएगी बेटा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आए। बस आपको जरूरत है कि आप एक उम्मीद का दिया जलाए रखें और उसी को पकड़े आगे चलते रहें, छोटे छोटे स्टेप से पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। देखिए आज के समय में बिना पढ़े सिलेक्शन लेना एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए इम्पॉसिबल ही है। बेटा पढ़ो, पढ़ने से ही सिलेक्शन मिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, आप खुद डिसाइड कीजिए। आपको समझ नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मेरा नंबर है, आप एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए। आपको कोई डाउट आता है, क्लास तो छोड़िए, आपको अगर किसी और चीज में डाउट आता है, लाइफ से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप पूछिए तो सही। तो बातों को यहीं विराम देते हैं। अब हम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट? अब देखिए, अब मैं चीजों को कैसे लिंक कर रहा हूं, आपको वैसे ही ध्यान रखना। देखो चीजें अलग नहीं है कुछ भी। देखिए क्यूबॉइड के बारे में बता रहा। क्यूबॉइड के बारे में क्या बता रहा? अब ये क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है घनाभ। हम घनाभ को बोलते हैं। जैसे घनाभ क्या होता है, अब मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि ये घनाभ क्या होता है। अब ये घनाभ कुछ इस तरीके से होता है कि एक, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठ के क्लास देख रहे हैं, उस रूम का एक फ्लोर है, एक फर्श है, उस रूम की एक ऊंचाई है, एक ऊंची वाली दीवार है, एक रूम का फ्लोर है, उस फ्लोर की लंबाई है बेटा, उस फ्लोर की चौड़ाई है। यानी आप जिस रूम में बैठे हो, या आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप घर हो, कहीं भी आप बैठे हो, तो उस रूम में जो नीचे वाला फर्श है उसकी लंबाई है और चौड़ाई भी है, और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई भी है। तो यहां देखें तो ये वाला अगर हम देखें तो ये इसकी लेंथ है, और अगर हम ये वाला देखें तो ये इसकी ब्रेथ है, और अगर हम ये देखें तो ये इसकी हाइट है। लेंथ, विद एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये जो एरिया होगा, ये जो पोर्शन होगा पूरा, जो हमारा रूम है, इसी आकार के शेप, इसी शेप की चीजों को, इसी आकार की चीजों को हम बोलते हैं क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। इतना समझ आया? अब घनाभ में टोटल कितने कंपोनेंट हैं, कितनी चीजें हैं? तो घनाभ में है टोटल 3 चीजें। पहला लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलो, रिपीट करो। लंबाई, अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? आप लाइब्रेरी में बैठे हो या कहीं घर ऐसी जगह बैठे हो जहां बोल नहीं सकते, तो आप मन में रिपीट करो। अरे घनाभ में कितने कंपोनेंट होते हैं, कितनी चीजें होती हैं? पहला लंबाई, दूसरा क्या होता है, बोलो बोलो, चौड़ाई, और तीसरा क्या होता है, जल्दी बोलो, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब हम इन 3 चीजों को कैसे एग्जाम में देखेंगे, इन 3 चीजों से क्वेश्चन क्या आएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है
उसकी चौड़ाई को भी 30% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। तो बताओ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं, जो क्यूबॉइड होता है उसका आयतन जो होता है वो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई। यानी लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, तीनों को अगर हम गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन। अब अगर हम गौर से देखें तो एक तरफ चीजें प्रोडक्ट में लिखी हैं, गुणनफल में लिखी हैं, और दूसरी तरफ उनका रिजल्ट लिखा है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या है, ऊंचाई, बराबर क्या है हमारा, आयतन है। इतना समझ आया। यानी एक तरफ प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अभी तो मैंने बताया था आपको, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। एक तरफ प्रोडक्ट दूसरी तरफ रिजल्ट, एक तरफ प्रोडक्ट दूसरी तरफ रिजल्ट। लेकिन वहां पर 2 हुआ करते थे, यहां पर तो 3 है। तो सर अब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या यहां 3 देख के हम डर जाएंगे। अरे बोलो बोलो, क्या हम डर जाएंगे। नहीं बेटे, डरना नहीं है, चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो फिर सोल्व कैसे करेंगे। तो आइए कैसे सोल्व करना है मैं वो बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, लंबाई को लिखना है। आप लंबाई को लिखिए, ठीक। लंबाई पहले कितनी थी, 100। कितनी बढ़ गई लंबाई, कितनी बढ़ गई लंबाई, 20 बढ़ गई, यानी 120 हो गई, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी, चौड़ाई की, तो उसकी चौड़ाई 100 थी, कितनी बढ़ गई है, 130 हो गई है, 30 बढ़कर। इतना समझ आया है। यहां तक दोनों स्टेप क्लियर है। अब जो तीसरा फालतू दिया है उसको भी मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख दो। इतना समझ आया। अब वो उसकी ऊंचाई में क्या हुआ है, वो पहले 100 थी, अब वो 50% से कम हो गई है, यानी कि वो 50 ही बची है। और पहले हमारा एरिया 100 था, वो पहले हमारा आयतन 100 था, अब नहीं पता वो कितना है। अब देखो हमने इसको पिछले वाले कंसेप्ट से लिंक कर लिया। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया कि नहीं आया, आ गया इतना समझ में। अब देखो, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, अब हमें काट छाट करनी है बस। तो ये 100 से 100 खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब हम क्या काम करेंगे, इससे इसको काट लो 2 टाइम्स, अब इससे काट लो इसको 16 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 20, x बराबर 28। जो चीज पहले, देख आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने अप्रोक्स लिख दिया, शायद इतना ही होगा। अगर जो चीज पहले 100 थी, अब कम होकर कितनी हो गई है, आयतन कम होकर कितना हो गया है, 78 हो गया है। कितना हो गया है, 78। यानी कितने की कमी है, अरे बोलो कितने की कमी है। तो कमी है कितने, यानी 100 से कोई चीज घटकर कितनी हुई, 78 माइनस 22, और 100 पे कोई वैल्यू एब्सोल्यूट होती है, तो आंसर कितना हमारा होगा, 22% का डिक्रीज। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए, चीजों को लिंक करने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। क्या हमने यहाँ पर नेक्स्ट जब देखा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या हम डर जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई तीसरी चीज भी होती, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी भी होता, तो क्या हम डर जाते। अरे बोलो बोलो, क्या डर जाते, नहीं। बस सिंपली उस तीसरी चीज को भी ऊपर नीचे लिख दो, पहले जितनी थी वो नीचे और अब जितनी है वो ऊपर। चौथी चीज भी अगर इंक्लूड हो जाती इसमें, अब होगी नहीं इससे ज्यादा, क्या ही होगी। अगर मान लो फोर्थ भी इसमें इंक्लूड हो जाती, तो जितनी पहले थी उसको नीचे लिख दो और जितनी अब है उसको ऊपर लिख दो, और हमारा आंसर अब पहले की तरह ही सोल्व होकर आना है। तो जैसे हमने चीजों को पहले सीखा है, क्योंकि हम क्लास 1 2 3, आज 3rd क्लास है, तो हम इन चीजों को वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं या नहीं, बोलो।
आ रहे हैं या नहीं। तो अब हमारे लिए चीजें कितनी आसान हो गई। तो देखिए बस चीजों को ना एक अच्छे तरीके से ना हमें समझना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं करना होता। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो वैल्यू इंटीजर में थी, अगर फ्रैक्शन में हुई तो हम क्या करेंगे। देखिए फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में भी आपको लाया हूं कि आपको फ्रैक्शन की वैल्यूज में कैसे सोल्व करना है। देखिए आपको ना बस आपने चीजों को कठिन बना रखा है, एक्चुअल में चीजें इतनी कठिन नहीं है। अगर हम चीजों को ठीक से समझ ले, और हाँ एग्जाम में यही कंसेप्ट काम में आते हैं बेटा। आप कितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक रट जाओ, ये सीख जाओ वो सीख जाओ, एग्जाम में वही चीज काम आती है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने कॉमन सेंस बेस्ड ही चीजें काम आती हैं। जो हम अपने मन से कैलकुलेशन करते हैं वही वहां पे जाके काम आती है बेटा, बाकी कुछ कोई चीज काम नहीं आती। तो इसीलिए कैलकुलेशन आप खुद से किया करो, उस पर खुद से ध्यान दिया करो, वहां पर जाकर बेसिक कंसेप्ट ही समझ में आते हैं। और बेसिक कंसेप्ट ये है कि सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना, पढ़ के तोड़ तोड़ के समझना, और समझ के स्टेप बाय स्टेप सवाल को सोल्व करना। बस यही एक तरीका है सवाल को सोल्व करने का। अब सवाल लंबा है, छोटा है, बड़ा है, कम समय में होने वाला है, ज्यादा समय में होने वाला है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर। अगर आप एक इजी सवाल में कैलकुलेशन लेट करेंगे तो वही ज्यादा समय ले लेगा बेटा। तो आपको टाइम बचाना है तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए। कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे होती है, मल्टीप्लाई करना, बड़े बड़े नंबर्स को सीख लीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीख लीजिए, स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये सारी छोटी मोटी चीजें जो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना देती है, उन चीजों को पढ़िए, समझिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हमें पता है जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई बराबर आयतन। इतना समझ आया। अब देखिए जो लंबाई है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट, जो भी हुआ है हम सवाल में पढ़कर देखेंगे। अब हम देखिए सवाल में क्या पढ़ रहे हैं, सवाल में हम पढ़ रहे हैं कि जो लेंथ है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है प्लस 12.5। 12.5 को 12 से 1/2% भी लिखा जा सकता, मतलब सेम ही है। 12.5 डायरेक्ट लिखा हो या 12 सही 1/2 मतलब सेम है। इसको हम लिखते हैं +1/8। नेक्स्ट ब्रेथ में क्या हुआ है, सॉरी जो ब्रेथ है उसकी उसमें क्या हुआ है, चौड़ाई में क्या हुआ, 11 सही, सॉरी 11.11% से बड़ी है। तो इसको 11 पॉइंट को 11 सही 1/9% लिखते हैं, या फिर इस तरीके से दे देगा या 11.11 दे देगा, बात सेम है। जब हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 99 आएगा, 99 और +1 कितना आएगा, 100 कितना आएगा 100। तो ये 100/9 परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 100 से क्या करेंगे हम डिवाइड, तो आ जाएगा 1/9 प्लस का। अब देखिए थर्ड हमारी जो हाइट है उसके साथ क्या किया है, वो 16.66 या कहीं कहीं 16.67 भी दे देता। देखिए 16.66 तो आपको 6-7% दे दे, या 16.66 दे दे, या फिर 16 सही 2/3 दे दे। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। और जब हम इसको परसेंटेज में चेंज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 48 आएगा, 16 48 प्लस 2 50, ये हो जाएगा 50/3। अब ये 50/3 और परसेंटेज हटाओ नीचे तो लगाओ, ये गया 100 और ये आ गया 1/6। इतना समझ आया। तो ये जो वैल्यू आई, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, शायद हो सकता है ये अभी आपको विजिबल ना हो। तो ये जो वैल्यू है ये +1/6 है।
अब हमारा आयतन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, अब हम वो देखेंगे। अब हमें क्या काम करना है कि जो हमारी लेंथ है वो क्या हुई है, फ्रैक्शन मतलब नीचे टोटल, तो अगर लेंथ पहले टोटल 8 थी तो अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का, तो ये हो गई 9। अगर हमारी पहले जो विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो पहले 9 थी टोटल, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पहले टोटल 9 थी, इंक्रीमेंट 1 का, तो कितनी हो गई, 10। अब देखिए यहाँ जो ऊंचाई है इसकी, वो अगर पहले 6 थी, 1 बढ़ी है, तो टोटल 6 थी, 1 बढ़ी है, 7 हुई है, इसका नहीं पता, ये 100 था और आज ये x हो गया है। इतना समझ आया। अब देखिए इसको काट छाट शुरू कीजिए, आप काटिए, कैसे काटेंगे, और ये 9 से 9 खत्म, और ये आपका क्या रहेगा, ये 2 4, ये 2 5, और जैसे भी x की वैल्यू आए निकाल के खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। इस सवाल का आंसर कमेंट में पिन करके आपको जरूर बताना है, क्योंकि ये सवाल आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए है। और इससे अगला सवाल, ये भी आपका होमवर्क है। देखिए आज मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं होमवर्क में, एक इससे पिछला अभी आया था, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों सवालों के आंसर आपको सोल्व करके जो भी आए आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक का सफर क्लास का अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा, अच्छे से चीजों को सीखा होगा। देखिए इफेक्टिव और इजी में हमेशा इफेक्टिव को चुनिए, इजी चुनोगे हमेशा, अगर कंफर्ट ही चुनोगे तो बेटा जिंदगी में इतनी तबाही आने वाली है ना आने वाले समय में, बहुत ज्यादा। तो छोटा सा बंदा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता भाई, पढ़ लो, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी अगर पानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ एक ही रास्ता होकर जाता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपसे कोई कुछ भी कहता रहे, हो सकता है उन टीचर्स की, उन मेंटर्स की या मोटिवेशन स्पीकर की थोड़ी फेस वैल्यू होगी, तो वो कुछ भी कह देना तो फिर वो बस वायरल है और समझो कि वही सब कुछ है। और यहाँ तो बस अब क्या ही कह सकते हैं, तो जब तक हम अब क्या समझाएं कि अगर वैल्यू हो तो समझाए भी इंसान। तो भाई अगर कुछ मानते हो, मुझे लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है और ये सही बात बता रहा है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो मानिएगा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जाता। और सिर्फ 2 4 या 5 महीने की पढ़ाई होकर के आपको जिंदगी भर का कंफर्ट मिल रहा है, फिर कौन पढ़ता है यार, फिर कौन बुक उठा के देख रहा है, अरे नौकरी के बाद कौन पढ़ेगा। आपके सीनियर आपसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो परसेंटेज का ये वाला सवाल सोल्व करके दिखाओ। अरे बेटा कभी नहीं, वो तो आपके साथ कभी बैडमिंटन खेलेंगे, कभी आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो आप तो इंजॉय करोगे फिर। तो भाई अगर चाहते हो कि जिंदगी भर का एंजॉय, तो अब थोड़ी डिफिकल्टी उठा लो, और अगर चाहते हो कि भैया अब एंजॉय, तो पूरी जिंदगी ही डिफिकल्टी उठानी पड़ेगी, ये तो तय है। नौकरी के अलावा बाकी चाहे आप बिजनेस करो या कुछ भी करो, वो आपका पर्पस है, लेकिन अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो में इतने लास्ट तक रुके हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप पढ़ाई को लेके सीरियस हो, सीखना चाहते हो। ऐसे ही सीरियस रहें, तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।